डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। राजस्थान बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है क्योंकि 18 मार्च को पेपर है और पेपर बहुत अच्छे से हो जाए, इसके लिए मैं चाहता हूं बच्चा हर एक पॉइंट को समझ जाए। एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और ये समझेंगे तब जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जब बात होती है, मैं लेकर आया हूँ आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चन की कि ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि 2025 का जो सैंपल पेपर आया उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले, 10 यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 20 नंबर आपके कैसे आएंगे। 20 नंबर का सवाल है भाई, 80 में से 20 नंबर का मतलब ये होता है कि 80 का 20% निकालेंगे तो बहुत आप लगभग पासिंग नंबर के आसपास है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में लगातार पूछे गए हैं, कब से 2014 से लेकर 2024 तक की पिछले 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं में से घूम फिर के 2025 के एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, इसका मतलब लगभग आप 90% तैयार कर चुके, 10% इधर उधर हो सकता है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस है आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा आपको। 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या क्यों 56 PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके। एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया, आंसर्स मैंने हुबहू मैंने तैयार करने की कोशिश किया इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू कर देंगे और साथ ही साथ उसके आंसर की, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं, आपको उसका आंसर भी पता होना चाहिए। ईयर टू ईयर हर एक क्वेश्चन की सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है, हो सकता है 2025 में आ जाए। तैयार करना है अर्थव्यवस्था की कोई 2 केंद्रीय समस्या लिखिए। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपका आंसर इसका 30 से 40 शब्दों के बीच में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स की सबसे खासियत है आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जितना जरूरी है, जितने में आंसर आ जाए। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखेंगे। 2 नंबर में 3 से 40 शब्द, यानी कि 3 से 4 लाइन, 4 से 5 लाइन हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्या होती हैं, वैसे तो 3 होती है, कोई भी 2 लिख दिए। क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, और 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर किया है। हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि आप तैयार कर सके। इसके अलावा आपको PDF मिल जाएगा www.theeconomicsguru.com पर। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर का क्या अभिप्राय है 2014 में, और इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके आ गया 2022 में कि प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को पेमेंट करना होता है, और इसके उदाहरण है मतदान कर, भूमि कर, व्यक्तिगत कर, और सबसे इंपॉर्टेंट है आय कर। अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, मतलब जिस पर लगाया जाता है वो खुद ना पेमेंट करके कोई दूसरा करता है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज के टाइम में क्या है, GST, वस्तु एवं सेवा कर। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या लिख सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। 2 एग्जांपल पूछा गया, किसी भी तरह आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरासमान विस्थापन की दर समझाइए। 2014 में इस लैंग्वेज में आया और 2015 में आया। प्रतिस्थापन दर को संक्षेप में समझाइए 2017 में। लैंग्वेज अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वही है, आपको समझना है। हिरासमान विस्थापन दर क्या मतलब क्या होता है, जैसे से किसी व्यक्ति एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है, क्योंकि एक साथ दोनों की मात्रा को बढ़ाया नहीं सकता। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूं और क्वेश्चन दे रहा हूं, बस आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेनेशन देना है। क्वेश्चन नंबर 4 2014 में पूछा गया, विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ समझाइए। इस बाजार के कोई 2 प्रतिभागी हो, मतलब इस बाजार में कौन कौन पार्टिसिपेट। देखिए विदेशी विनिमय बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का लेन देन होता है। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ लेन देन होता है, और इस लेन देन में प्रतिभाग होते हैं देश की सरकार, बैंक, विभिन्न वित्तीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय निगम, ये सब इसके प्रतिभागी होते हैं, मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 2 अंतर बताइए। 2015 में, 2017 में, 2022 में और 2025 में लिख लीजिए, जरूर आएगा। ठीक है, 2 नंबर में है, कोई 2 पॉइंट जरूर बताएंगे। जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया, अध्ययन का स्तर कैसे अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के उद्देश्य, व्यष्टि अर्थशास्त्र में संसाधन आवंटन की अनुकूलता इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 2015 में पूछा गया है, उपभोक्ता का इष्टतम संयोग को दर्शाने वाले रेखा चित्र बनाइए। उपभोक्ता का इष्टतम संयोग दर्शाने वाला रेखा चित्र होता है इस तरह से, जहां पर हम सबसे पहले बनाएंगे ST, जो कि बताएगा ये क्या है। ST है हमारा बजट रेखा। कौन सा है,
बजट रेखा, ठीक है। और एक उसके ऊपर बना दिए उदासीनता वक्र इस तरह से। तो जिस बिंदु पर उदासीनता वक्र बजट रेखा को छूता है, ई होगा बिंदु ई, और इसी बिंदु को बोलते हैं कौन सा स्तर? संतुलन का स्तर, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर देना है कि जिस बिंदु पर उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता हुआ होता है, उसी बिंदु को उपभोक्ता के इष्टतम संयोग का बिंदु कहा जाता है। बस एक्सप्लेन जरूर देना है, 2 लाइन में, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि आपके मार्क्स इसके मिलने हैं। अल्पाधिकार बाजार की किन्हीं 2 विशेषताओं को अलग कीजिए, 2015 का क्वेश्चन है। अल्पाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर पूरे बाजार में थोड़े से विक्रेता मौजूद होते हैं। इसकी सबसे पहला विशेषता है कि इसमें कुछ ही विक्रेता होते हैं, और दूसरा है अन्योन्याश्रित, मतलब होता है ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे की कीमत पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, औसत संप्राप्ति एवं सीमांत संप्राप्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2015 में आया। इसी क्वेश्चन को चेंज करके आया, औसत संप्राप्ति अवधारणा की व्याख्या कीजिए, 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन शॉर्ट में लॉन्ग में जरूर आता है। औसत संप्राप्ति मतलब प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय होती है, जबकि सीमांत संप्राप्ति एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से प्राप्त आय होती है। बाकी इसके बारे में इसकी परिभाषा और उसका सूत्र लिख दीजिए। अंतर पूछा गया या अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी एक पूछा जाए, मान लो आपसे औसत के बारे में पूछा गया, केवल औसत के बारे में बताइए। सीमांत के बारे में पूछा गया, केवल सीमांत के बारे में बताइए, आपका आंसर कंप्लीट होगा, क्योंकि 2 नंबर में बहुत ज़्यादा तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आया हुआ है, जहां पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में अंतर, अर्थ, उदाहरण, सूत्र कई तरीके से पूछा गया। देखिए पहला क्वेश्चन 2015-2022 में एक ही लैंग्वेज में आया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणाओं को समझाइए। उसके बाद 2018, 19, 20 में यही क्वेश्चन आया, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए, या फिर इसको कैलकुलेट करने के सूत्र लिखिए। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद के कुल मूल्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ा जाता है। तो जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है सकल राष्ट्रीय GNP इक्वल टू GDP प्लस विदेशों से NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये होता है। जबकि सकल घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग होता है, और इसकी गणना की जाती है GDP MP इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती मूल्य, जिससे GDP निकल के आ जाता है। क्वेश्चन जैसा भी हो, अब उसको आंसर लिखना है। व्यावसायिक बैंकों के किन्हीं 2 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए, 2015 में आया, 2022 में आया, चेंज आया, हो सकता है 25 में आ जाए। व्यावसायिक बैंक के 2 प्रमुख कार्य होता है, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, और इन दोनों को ही आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करने को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश गुणक की प्रक्रिया को संक्षेप बताइए। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि निवेश गुणक क्या होता है। निवेश गुणक एक देश में किए गए निवेश की तुलना में आय में होने वाली वृद्धि का अनुपात होता है। तो जब निवेश गुणक की प्रक्रिया की जाती है, तो यहाँ पर निवेश गुणक का फार्मूला होता है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है जब इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितना निवेश किया जाता है, यह है प्रारंभिक निवेश। ठीक है, प्रारंभिक निवेश किसमें जनरेट होता है? आय में। आय का एक भाग व्यय किया जाता है और एक भाग बचत किया जाता है। मान लीजिए प्रारंभिक निवेश है 1000 रुपये और MPC है 50, 0.5। ठीक है, मतलब 50% खर्च होता है, 50%। तो यहाँ पर 1000 रुपये ने 1000 रुपये का आय सृजन किया, जिसका 50% खर्च कर दिया गया और 50% बचा के लिया गया। जो खर्च किया गया, किसी की खर्चा किसी के लिए तो इनकम होता है, दोबारा खर्च कर दिया गया और कुछ बचा के लिए। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है लगातार चलती रहती है। ये तब तक चलती रहती है जब ये जीरो ना हो जाता है, तो इसको बोलते हैं निवेश गुणक की प्रक्रिया। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो 1000 रुपये है, अगर MPC 0.5 है तो मल्टीप्लायर 2 हो जाएगा, मतलब अर्थव्यवस्था में जो आय का स्तर है वो 2000 रुपये हो जाएगा। इसको बोलते हैं निवेश गुणक की प्रक्रिया, जो आपको थोड़ा सा सही तरीके से और लिखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं के लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्तियां होती है, मतलब संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है,
और इसका प्रमुख आधार होता है अधिकतम लाभ कमाना। 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की लोच समझाइए। मांग की लोच वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के बीच के आनुपातिक संबंध होता है। और इसका सूत्र भी लिख दीजिए कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी। सूत्र जरूर लिखिएगा जिससे मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं को उदाहरण की सहायता से समझाइए। 2016 में भी आया, 2022 में भी आया। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक निश्चित आवश्यकता पूरा करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। उदाहरण देना है जैसे चाय और कॉफी। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक ही उपयोगिता के लिए एक साथ किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल। बिना पेट्रोल के कार नहीं और कार के बिना पेट्रोल नहीं। बाजार पूर्ति तालिका को के माध्यम को समझाइए। तालिका के माध्यम से बाजार पूर्ति तालिका। बाजार पूर्ति का मतलब होता है किसी भी बाजार में जितने भी विक्रेता होते हैं सभी विक्रेताओं के द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली मात्रा को दर्शाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए वस्तु की कीमत है, ठीक है, और बाजार में 3 विक्रेता है, विक्रेता ए, विक्रेता बी और विक्रेता सी, और तीनों का टोटल करेंगे तो बनेगा बाजार पूर्ति, दैट इज ए प्लस बी प्लस, ठीक है ना। वस्तु की कीमत कितनी है? 2, 4, 6। कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा, पूर्ति की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 10 + 15 = 4, 19, 38, 57। तो जब बाजार के सभी विक्रेताओं की पूर्ति को एक साथ दर्शाया जाता है उसको बाजार पूर्ति वक्र के नाम से, पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। आय के बढ़तुल प्रभाव को समझाइए। 2016 का क्वेश्चन है। आय का बढ़तुल प्रभाव जो एक अर्थव्यवस्था में आय, उत्पाद और व्यय के एक चक्र को बताता है, बढ़तुल प्रभाव कहते हैं, जिसके अंतर्गत कि अर्थव्यवस्था में जितने क्षेत्र है, चाहे वो उपभोक्ता हो चाहे वो उत्पादक हो, उन दोनों के बीच में साधन और वस्तु और सेवा के बीच के आदान प्रदान को दर्शाया जाता है, जो कि अनएंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं 2 प्रमुख कार्यों का नाम बताइए। रिजर्व बैंक के कार्य पूछा गया या केंद्रीय बैंक के कार्य पूछा गया, एक ही बात है। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक देश में मुद्रा को जारी करती हैं और मौद्रिक नीति को तैयार करती हैं, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती हैं, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती हैं। किसी भी 2 कार्य को एक्सप्लेन कर दो डिटेल से। उच्च शक्तिशाली मुद्रा के प्रमुख घटक बताइए। उच्च शक्तिशाली मुद्रा की जो प्रमुख घटक है वो है M = CC + DD। जनता के पास जितना पैसा रखा होता है और जनता का बैंकों में जो पैसा रखा होता है उसको हम बोलते हैं। बाजार मांग का असर स्पष्ट कीजिए। बाजार मांग एक अर्थव्यवस्था, एक बाजार के अंतर्गत जितने भी उपभोक्ता है उन सभी के मांगों का योग बाजार मांग होता है। आपको 2-3 लाइन में उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना है। अधिमांग एवं अधिपूर्ति के अंतर को समझाइए। अधिमांग, जब किसी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर उपलब्ध पूर्ति से अधिक होती है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर मांग पूर्ति से ज्यादा हो उसको अधिमांग कहते हैं। और जब किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर उस वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से ज्यादा होती है उसको अधिपूर्ति के नाम से जानते हैं। 2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण। उपभोग वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में ही किया जाता है। तो उपभोग वस्तुएं जैसे भोजन हो गए, कपड़े हो गए। पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी हो गई, उपकरण हो गए। एग्जाम्पल पूछा गया, इधर बहुत बड़ा चढ़ा के मत लिखना। मुद्रा के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। 2017 का मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन एक लाइन में देना है। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने हेतु 2 उपाय बताए 2017 में, और वहीं पर वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं 2023 में पूछा गया है। तो 17 में 23 के बाद आता है 25, हो सकता है आ जाए। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जहाँ पर वस्तुओं के साथ, वस्तुओं का सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष विनिमय होता है। इसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, वस्तु के साथ आदान प्रदान ना करके मुद्रा का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ वित्तीय संस्थाओं का, जैसे बैंक हो गया, बीमा संस्थाएं हो गए, इनका विकास होता है ताकि डायरेक्टली एक्सेस ना हो के इसके बीच में मुद्रा एक माध्यम के रूप में प्रयोग हो सके। राजस्व प्राप्तियां क्या है, इसके 2 प्रमुख स्रोत। राजस्व प्राप्तियां सरकार की व्यय प्राप्तियां होती है जिससे ना तो दायित्वों में वृद्धि होती है
ना ही संपत्तियों में कमी होती है। सरकार को विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से जो प्राप्त होता है, अलग अलग शुल्क के माध्यम से जो प्राप्ति होती हैं, निवेश के माध्यम से जो ब्याज और लाभांश की प्राप्ति होती है, सब राजस्व प्राप्तियों का उदाहरण है। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु और सेवा में निहित वह शक्ति जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति हो, उसे उपयोगिता कहते हैं। बाकी इसके बारे में 2 लाइन और लिख देंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रतिस्थापन प्रभाव ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पहले भी बताया गया था विस्थापन दर के नाम से, लेकिन यहां पर है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की जगह उसके जैसा मिलते जुलते किसी और वस्तु का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम चाय पीते हैं और चाय की कीमत बढ़ गई तो चाय की जगह हम कॉफ़ी पीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि चाय की जगह कॉफ़ी उसकी सुटेबल होता है। तो इसको प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से कि एक वस्तु की जगह दूसरे वस्तु का प्रयोग करना। स्टॉक और प्रभाव में अंतर, स्टॉक प्रभाव में अंतर भी आ सकता है और इसके बीच में अर्थ भी पूछा सकता है। स्टॉक किसी निश्चित समय पर मापी जाने वाली मात्रा होती है, जबकि प्रभाव समय अंतराल में मापी जाने वाली मात्रा होती है। स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है, जबकि प्रवाह एक प्रभाविक परिवर्तन। स्टॉक में कोई समयकाल नहीं होता, जबकि प्रभाव में समयकाल होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रतिमास आदि। राष्ट्रीय आय की 2 विशेषताएं बताइए 2018। राष्ट्रीय आय आप तो जानती हैं, एक देश की संपूर्ण आयों का योग जो है राष्ट्रीय कहलाता है। इसके प्रमुख विशेषता है ये आर्थिक प्रदर्शन को संकेत, एक देश की आर्थिक विकास को बताता है, साथ ही साथ उस देश के जीवन स्तर को बताता है कि देश के लोगों के जीवन स्तर कैसा है। मुद्रा आपूर्ति के 2 M1 और M3 की अवधारणा को समझाने के लिए कहा गया 2018 में। M1 इसको नैरो मनी बोलते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत केवल 3 ही मदें शामिल होती हैं, जहाँ पर M1 इक्वल टू होता है C + DD + OD, मतलब लोगों के पास जितने भी नकद पैसे होते हैं उनका बैंकों में जो पैसा जमा होता है, साथ ही साथ RBI के पास जो एक्स्ट्रा पैसा जमा रहता है। M3 जिसको ब्रॉड मनी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर M1 के सभी पॉइंट के अलावा जो है जो फिक्स डिपॉजिट होता है कहाँ पर, व्यापारिक बैंकों के पास, वो भी इसके अंदर शामिल होता है। बजट के 2 उद्देश्य लिखिए। बजट के बहुत सारे उद्देश्य, किसी भी 2 उद्देश्य के बारे में लिखिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना, रोजगार में वृद्धि बनाना, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण करना, सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था करना, ये सब बजट के उद्देश्य हैं। नकद विहीन लेन देन के लाभ बताइए 2018 में पूछा गया है, और नकद विहीन लेन देन के किन्हीं 2 माध्यमों का उल्लेख कीजिए 2019 में पूछा गया है, लगातार 18-19 में। नकद विहीन लेन देन क्या होता है? एक ऐसा लेन देन होता है जहां पर नगद रूप में नोटों का, सिक्कों का प्रयोग ना करके उसको अप्रत्यक्ष रूप से लेन देन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए, आज के टाइम में UPI आ गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हुए, डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से नोटों और सिक्कों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका सबसे पहला लाभ है कि इससे सुरक्षित और आसान लेन देन होता है, और दूसरा इससे चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलती है। आर्थिक विश्लेषण की किन्हीं 2 मान्यताओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए 2019 का क्वेश्चन है। आर्थिक विश्लेषण निगमनात्मक और आगमनात्मक। निगमनात्मक विधि का मतलब होता है कि यह शुरू होकर विशिष्ट अवलोकनों को उसका परीक्षण कराती है, जबकि आगमनात्मक विधि के अंतर्गत विशिष्ट अवलोकनों करते हुए सामान्य सिद्धांत तक पहुंचा जाता है। तटस्थता मानचित्र का बनना ये 2019 में, और वहीं पर 2022 में आया अनदिमान वक्र 1। देखिए तटस्थता वक्र, अनदिमान वक्र और उदासीनता वक्र। देखिए अनदिमान वक्र मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर तटस्थता वक्र लिखा है, और यहाँ पर उदासीन, तीनों ही एक चीज है, जहाँ पर 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है, जो सहायक संयोग एक समान संतुष्टि को दर्शाता है, और ये यहाँ पर उसका वक्र बनाने के लिए कहा गया है। इसका वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ बना दीजिए। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का नाम जाता है एक ऐसा बाजार जहां पर एकाधिकारी और प्रतियोगिता दोनों का मिश्रण होता है। यहाँ पर कई सारे विक्रेता होते हैं, सभी विक्रेताओं के बाद एक समान उपयोगिता वाली वस्तु है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ विभेद पाया जाता है, ठीक है, क्यों? और उन सबका बाजार के कुछ हिस्सों पर कुछ हद तक नियंत्रण भी होता है। आपकी दृष्टि सकल राष्ट्रीय गणना में आने वाली 2 कठिनाइयों को समझाइए। सकल राष्ट्रीय की गणना में आने वाली कठिनाई, देखिए जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं। सबसे पहली कठिनाई होती है कि जो अवैतनिक, सिवाय और गैर मुद्रागत क्षेत्र का मूल्यांकन यहाँ पर कठिन होता है। ऐसी चीज़ों का
गणना करना, कैलकुलेट करना जो गैर मुद्रा में होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम मौद्रिक सेवाओं का मूल्य ही शामिल करते हैं। मौद्रिक वस्तुओं का मूल्य, बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जहाँ पर मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, उसको शामिल नहीं करते, सबसे बड़े पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर सांख्यिकीय डेटा की कमी होती है, हमें एग्जैक्टली लोगों की वास्तविक आय के बारे में पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपना डेटा शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं। ऐसे में राष्ट्रीय गणना की सबसे बड़ी कमी यही है, जो बड़ी कठिनाई है, इसको बोलते हैं। समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? एक देश में जितने भी नागरिक रहते हैं, सभी नागरिकों के द्वारा मांगी गई कुल मात्रा का योग समग्र मांग होता है, या फिर देश के सभी नागरिकों के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा किए गए व्ययों का योग समग्र मांग होता है। समग्र मांग के अंतर्गत दो प्रकार की व्ययों को शामिल किया जाता है, उपभोग व्यय और निवेश व्यय। घाटे का बजट का क्या अर्थ है? 2019 का क्वेश्चन है। घाटे का बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पर देश की जो सरकार की जो प्राप्तियां होती हैं वो कम होती है सरकार के व्यय के तुलना में, जिसको घाटे के बजट के नाम से जाना जाता है। जो भी घाटा होता है उसकी पूर्ति के लिए सरकार को ऋण या फिर उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। स्थैतिक विश्लेषण और प्रावैधिक विश्लेषण को संक्षेप में समझाइए। 2020 का क्वेश्चन। स्थैतिक एक ऐसा विश्लेषण जो एक निश्चित समय बिंदु पर आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है, जैसे अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर कितना है, आय का वितरण कितना है। प्रभाविक अर्थशास्त्र मतलब होता है जो एक विश्लेषण समय के आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है, एक निश्चित समय पर क्या स्थिति है और समय के साथ स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन प्रभाविक अर्थ विश्लेषण है और एक निश्चित समय के अध्ययन वो स्थैतिक विश्लेषण है। बजट रेखा का रेखा चित्र बनाइए। बजट रेखा एक ऐसी रेखा होती है जहां पर एक उपभोक्ता के आय और वस्तु की कीमतों के आधार पर विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है, और ये रेखा बिल्कुल सीधी रेखा बनती है, ऊपर से नीचे की गिरती हुई है, क्योंकि पर कीमत और आय, कीमत के आधार पर उसकी आय का एक समान संयोग बनना होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता मौजूद होते हैं, और सबसे बड़ी खासियत इस पूरे बाजार में सभी विक्रेताओं के पास समरूप उत्पाद होती हैं और एक समान कीमत। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार समग्र पूर्ति की संकल्पना को समझाइए। समग्र पूर्ति, कुल पूर्ति, सामूहिक पूर्ति। अर्थव्यवस्था में जितने भी विक्रेता होते हैं, जितने भी उत्पादक होते हैं, जितने फर्म होते हैं, उनके द्वारा उत्पादित किए गए सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग यहाँ पर समग्र पूर्ति कहा जाता है। समग्र पूर्ति उस देश की आयों के बराबर होता है। पूंजीगत प्राप्तियों की किन्हीं दो मदों के उल्लेख कीजिए। पूंजीगत प्राप्तियां एक ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिससे सरकार की या फिर देश की संपत्तियों और दायित्वों पर प्रभाव पड़ता है। प्राप्तियों की बात करते हैं एक जिसके अंतर्गत या तो दायित्वों में वृद्धि होती है या फिर संपत्तियों में कमी होती है, जैसे शेयर या डिबेंचर्स को विनिवेश कहते हैं। इससे संपत्तियों में कमी होती है कि सरकार के द्वारा अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ता है, सरकार के शेयर या डिबेंचर बेचना पड़ता है। बैंकों से लिया गया ऋण, इससे दायित्व बढ़ते हैं क्योंकि कर्जे बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की किन्हीं दो विशेषताओं के लिए 2022 का क्वेश्चन है। सार्वजनिक वस्तुओं की दो विशेषताएं, ये गैर बहिष्कृत हो जाता है और गैर प्रतिद्वंदी होती है। सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनका सरकार के द्वारा आम पब्लिक को प्रोवाइड किया जाता है। इसको सार्वजनिक वस्तु इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं को उपभोग करने से दूसरे व्यक्ति को रोक नहीं सकता, कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। जैसे सड़कें बनाई गई ये सबके लिए, कोई किसी को चलने से रोक नहीं सकता। अगर सरकारी पार्क है वो सबके लिए, कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। ये सार्वजनिक वस्तुओं के विशेषताएं हैं। राजस्व घाटे की गणना कैसे की जाती है? राजस्व घाटे की गणना करने के लिए जो भी सरकार की कुछ राजस्व प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, उसमें से जो भी सरकारी राजस्व व्यय होते हैं, राजस्व व्यय में कुल राजस्व प्राप्तियों को घटा दिया जाता है, क्योंकि घाटे में प्राप्तियां कम होती हैं और वह ज्यादा होते हैं। 2022 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल स्थिर लागत वक्र किस आकार का होता है? कोई एक कारण दीजिए। कुल स्थिर लागत हमेशा एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन के किसी भी स्तर में कुल स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन बढ़े या घटे, स्थिर लागत हमेशा समान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाजार पूर्ति ऑलरेडी बता चुका था मैं, पहले भी क्वेश्चन आ चुका था 2017 में या 18 में ऊपर, कि किसी निश्चित कीमत पर बाजार में उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो अलग अलग विक्रेताओं के द्वारा बेचा जाता है उसको बाजार पूर्ति कहते हैं। घरेलू क्षेत्र में उपभोग व्यय के वर्गीकरण को समझाइए। 2023 का क्वेश्चन है।
घरेलू क्षेत्र में उपभोग व्यय को दो वर्गों में बांटा जाता है, अंतिम उपभोग व्यय और गैर अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य वस्तु एवं निम्न स्तरीय वस्तुओं में भेद कीजिए। 2023 में, भैया 2024 में आया। गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं? सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका मांग उपभोक्ता की आय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, जहाँ मांग का नियम लागू होता है, कपड़े, फल, सब्जियां आदि। निम्न स्तरीय वस्तुएं जिसको गिफिन वस्तु भी कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका मांग उपभोक्ता की आय के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, आय के बढ़ने के साथ इन वस्तुओं की मांग धीरे धीरे घटती चली जाती है, जैसे नूडल्स हो गए, सस्ते ब्रांड के खाद्य पदार्थ हो गए, ठीक है ना, जमे हुए रात्रि भोज वगैरह हो गया, ये सब निम्न स्तरीय वस्तुओं, यहाँ पर इनको निम्न नकारात्मक संबंध दर्शाता है आय के साथ। उत्पादन फलन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन के साधनों में और उत्पादन की मात्रा के बीच के फलनात्मक संबंध होता है। ठीक है, जो ये बताता है कि हम कितने साधनों का, जो इस तरह से शो किया जाता है, जैसे उत्पादन QX इक्वल टू F ब्रैकेट LK, मतलब ये उत्पादन के साधन होते हैं, उसके माध्यम से कितने उत्पादन का प्रयोग हुआ, कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ, इसके संबंध को बताता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकार व्यवहार को समझाइए। 2023 का क्वेश्चन है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में पहली बात तो है क्रेता और विक्रेताओं की कमी नहीं है। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा होता है। एक बाजार में असंख्य विक्रेता होते हैं, तो एक विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा वस्तु का कीमत का निर्धारण होता है। अतः जब वो प्रभावित कर नहीं सकता, तो बाजार ने जो कीमत निर्धारित किया है उसी को स्वीकार करना पड़ता है। विमुद्रीकरण के धनात्मक प्रभाव, विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन, आपको पता है नरेंद्र मोदी ने नोट बंद कर दिया था, तो इसका फायदा क्या हुआ वो बताना है। सबसे पहले तो बैंकों में जमा राशि की मात्रा बढ़ गई। दूसरा, जब बैंकों में जमा राशि बढ़ी तो ऐसे में ब्याज दरें कम हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था में कैशलेस लेन देनों को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन है, माल सूची निवेश के दो प्रमुख कारणों को बताइए। माल सूची निवेश, स्टॉक में निवेश क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात तो अगर आपको अपने उत्पादन की मात्रा बढ़ानी है तो अपने माल सूची को बढ़ाना पड़ेगा। माल सूची यानी कि इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक को, और स्टॉक बढ़ाने के लिए आपको निवेश करना ही पड़ेगा। और दूसरा, बाजार मांग में अप्रत्याशित बदलाव, अगर आपको लगता है जैसे सीजन के टाइम, त्योहार के टाइम अचानक बाजार में मांग बढ़ जाती है, तो उस स्थिति को बढ़ाने के लिए आपको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं माल सूची निवेश के प्रमुख कारण। अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन में अंतर लिखिए। अवमूल्यन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर देश की सरकार या केंद्रीय इंस्टीट्यूट द्वारा विदेशी मूल्य की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है, और ये सरकारी एजेंसी के थ्रू ही होता है। और पुनर्मूल्यन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए $1 बराबर ₹80 है, तो भाई पर $1 बराबर ₹75 कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन। और वहीं पर $1 बराबर ₹82 कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं अवमूल्यन। ठीक है, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल को समझाइए। पैमाने का प्रतिफल एक दीर्घकालीन अवधारणा है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाया जाता है, तो उत्पादन को सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, अगर उसकी तुलना में उत्पादन के पैमाने में अधिक परिवर्तन होता है तो उसको पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल का नियम कहा जाता है। मान लो उत्पादन के साधन को 10% से बढ़ाया गया, तो ऐसे में उत्पादन जो है 15% से बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं वृद्धिमान प्रतिफल। निम्नतम निर्धारित कीमत को स्पष्ट कीजिए। न्यूनतम MSP एक ऐसा कीमत स्तर है में सरकार के द्वारा जो है किसी वस्तु और सेवा को बेचने के लिए निर्धारित की, इससे कम मूल्य पर इस वस्तु की बिक्री नहीं हो सकती बाजार में। खासकर कृषि से संबंधित वस्तु के मूल्य, जैसे धान का मूल्य तय कर दिया जाता है, गेहूं का मूल्य, इसको MSP के नाम से बोला जाता है। इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। फर्म का लाभ बिंदु से फर्म का लाभ बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर फर्म का कुल लागत और कुल राजस्व, कुल आगम बराबर होता है। ऐसी स्थिति में ना ही उसको लाभ की प्राप्ति होती है, ना ही हानि की प्राप्ति होती है। यहाँ पर उसको सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये रहे आपके 58 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूं कहे 58 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाए। इन क्वेश्चन को तैयार कर लो, इसी से आपका 2025 का एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई डाउट रह गया है, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में मैंने बताने की कोशिश किया है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है,
ठीक है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है और मुझे भी बहुत कुछ पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बताया। ठीक है, मेंशन मत कीजिएगा, टेंशन ना लीजिएगा, डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू एंड बाय।